हर हर महादेव विद्यार्थियों, केएसजी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दो अधिगम के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं और दोनों ही अधिगम के सिद्धांत आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम पढ़ेंगे हल का पुनर्बलन का सिद्धांत, फिर हम पढ़ेंगे गुथरी का सिद्धांत। गुथरी के सिद्धांत को अधिगम का प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हल के पुनर्बलन के सिद्धांत को। तो हल एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। पहला प्रश्न, हल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के थे और इन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। दूसरा प्रश्न ये आएगा, अधिगम का पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो जाएगा क्लार्क एल हल। उन्होंने मानव व्यवहार का वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया। इन्होंने ये जो हल थे, ये एक हल का मतलब क्या हुआ? खेत में चलाने वाला हल। तो ये वास्तव में एक खेतीबाड़ी वाले परिवार से जुड़े हुए थे और ये मैथ के स्टूडेंट थे। इनकी गणना बहुत अच्छी थी, तो ये मैथ के स्टूडेंट थे। जब ये अपने गांव से शहर में पढ़ने के लिए आए तो फिर बाद में जाकर इनका साइकोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट हुआ और इन्होंने, चूँकि मैथ के स्टूडेंट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़े हुए थे, तो फिर उन्होंने जो मानव व्यवहार था, साइकोलॉजी थी, उसका वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया। अर्थात उन्होंने फॉर्मूले ड्राइव किए थे और आगे जाके मैं बताऊंगा अभी फॉर्मूला क्या था जो आपके एग्जाम में पूछ सकता आपकी बार। इन्होंने बताया कि अधिगम में अभिप्रेरणा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात मोटिवेशन जरूरी होता है, पुनर्बलन या मोटिवेशन। अपने कैरियर के दौरान ये मनोवैज्ञानिक टोलमैन के साथ वाद विवाद करते थे। टोलमैन आपसे पहले पढ़ाया जा चुका है। टोलमैन 11 से जस्ट पहले टोलमैन पढ़ाया था। जो नए स्टूडेंट हो देख लेना वो। तो टोलमैन के साथ वाद विवाद ये करते थे। टोलमैन ने संकेत अधिगम दिया था, तो उसमें भी उन्होंने पुनर्बलन का प्रतिवाद किया था और ये पुनर्बल के समर्थक थे। तो दोनों के अंदर डिबेट्स चलती रहती थी। इन्होंने अपने करियर का अधिकतर समय येल यूनिवर्सिटी में बिताया। येल एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी है जो पिछले दिनों विवादित भी रही थी अपने स्मृति ईरानी की डिग्री के मामले में। इस पुनर्बलन के सिद्धांत के अन्य कौन कौन से नाम है, ये मोस्ट लगा लेना भाई। पुनर्बलन के सिद्धांत को प्रबलन का सिद्धांत तो कहते ही कहते हैं, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत कहते हैं। हल के पुनर्बलन के सिद्धांत को क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत कहते हैं। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये पूछता है। दूसरा, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा देना, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं। प्रश्न जो बनेगा यहीं से बनेगा आपका, क्रमबद्ध व्यवहार या फिर अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत किसे कहते हैं। इन्होंने 1943 में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, अर्थात इसको हिंदी में आपके दे सकते हैं व्यवहार की रूपरेखा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? C.L. हल थे। उन्होंने 1943 के अंदर लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने एक सूत्र का प्रतिपादन किया जो निम्न है। अब देखिए, ये सिद्धांत का ये है सूत्र आपका, E = H × D × V × K, HDVK। अब E क्या है? E वह ऊर्जा या क्षमता है जो प्राणी किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया के रूप में उत्पादित करता है। अर्थात ये हो गया व्यवहार आपका। ई क्या हो गया? व्यवहार हो गया एक तरह से। उन्होंने वास्तव में एक एनर्जी बताई थी, पोटेंशियल बताया था ई को, पोटेंशियल। एच आदत की दृढ़ता है। आदत जो हो जाती है, कोई भी काम करने की जो बार बार आदत हो जाती है, वो कितनी मजबूत है। ये जो ऊर्जा है, किसी उद्दीपक के प्रति जो व्यवहार किया जाता है, वो किस किस चीज़ पे निर्भर करती है? इन 4 चीज़ों पे निर्भर करती है। पहली चीज़ है एच। एच को बोलते हैं हैबिट, अर्थात आदत। और आदत जितनी दृढ़ होगी उतनी ही तेज क्या होगा? बिहेव प्रदर्शित होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। डी है अभिप्रेरक की शक्ति। अभिप्रेरक का मतलब होता है आपके अंदर वह कौन सा कारक है जो आपको वह अनुक्रिया प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वी को कहते हैं उत्तेजन की तीव्रता या उत्तेजना की तीव्रता की गतिशीलता। अब देखिए, जैसे कुछ उत्तेजनाओं को दूसरों की तुलना में ज़्यादा प्रभाव होता है। जैसे रोशनी की चकाचौंध होती है, वो एक ऐसा उत्तेजना है जिसकी तीव्रता ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे उत्प्रेरक जो ज़्यादा तीव्रता से अभिप्रेरित करते हों तो उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और के क्या होता है? प्रबलक होता है, जो कि प्राणी की अनुक्रिया से प्राप्त होता है। अगर प्राणी कोई अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया के बदले उसे पुरस्कार दिया जाता है तो उसे प्रबलक कहते हैं, और ये प्रबलन का सिद्धांत भी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबलन का सिद्धांत क्लार्क एल हल ने दिया था।
E इक्वल टू एच, एच अर्थात आदत, D अर्थात ड्राइव फोर्स या अभिप्रेरक, V अर्थात तीव्रता, उत्तेजना की तीव्रता, और K अर्थात प्रबलक, कि किस तरह का आप प्रबलन दे रहे हैं। इसके अलावा जो आपके प्रबलन की अनुसूची, प्रबलन के प्रकार, प्रबलकों के प्रकार जो भी है वो स्किनर के क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, उससे डिटेल आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। तो जो स्टूडेंट प्रबलन के बारे में या प्रबलक के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो स्किनर वाला जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत था वो एक बार देख लेना, आपके क्लियर हो जाएगा। बाद में जाकर उन्होंने इस सूत्र में परिवर्तन भी किया था। ये क्या करते थे, इस बिहेवियर जो फॉर्मूला था इनका, इसको चेंज करते रहते थे तो साइकोलॉजी के अंदर यह सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए हल ने चूहों पर प्रयोग किया था और यह सिद्ध किया था कि सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन आवश्यक होता है। यह एक अंतर्नोद की भांति कार्य करता है। अंतर्नोद का मतलब होता है जब आपको अभिप्रेरणा पढ़ाएंगे तो आप वहाँ पे अंतर्नोद और डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल मैं इतना ही बता देता हूँ। अंतर्नोद क्या होता है, अंदर की हलचल होती है, अंतर की असाम्य अवस्था होती है, और डिटेल में आपको बताएंगे जब आपको अभिप्रेरणा पढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि जब किसी प्राणी की आवश्यकताओं में कमी होती है तो यह इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लग जाता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राणी क्रियाओं एवं आवश्यकताओं में संबंध स्थापित कर लेता है। ये इस सिद्धांत पुनर्बलन के सिद्धांत का मेन थ्योरी था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो होता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लग जाता है, और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो अपनी क्रियाओं का आवश्यकताओं से संबंध बना लेता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसकी एक्टिविटी उसकी आवश्यकताओं से रिलेट हो जाती है। एक्टिविटी किससे रिलेट होती हैं, आवश्यकताओं से। इसका मतलब ये हुआ कि बालक वह कार्य करते हैं जो उसकी आवश्यकताएं पूर्ति करे। नेक्स्ट है, अधिगम की प्रक्रिया में बालकों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बालकों की क्रियाओं व आवश्यकताओं बीच संबंध स्थापित करना आवश्यक है। ये मेन थ्योरी है, इसको मोस्ट लगा लेना। दोनों ही चीज़ बहुत मोस्ट हैं कि यदि आप बालकों में अधिगम करवाना चाहते हैं तो अधिगम में जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रियाएं कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जैसे बालक को अगर मिठाई खाने का मन कर रहा है तो मिठाई दे। नेक्स्ट आइए, उनकी जो मेन थ्योरी है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब दूसरा जो सिद्धांत आता है वो आता है गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत, रिप्लेसमेंट थ्योरी ऑफ गुथरी, रिप्लेसमेंट थ्योरी भी कहते हैं। एडविन रे गुथरी एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में 33 साल तक काम किया और अपना अधिकांश समय वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में अमेरिका की राजधानी में बिताया था। इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सामीप्य सिद्धांत भी कहते हैं। इसको मोस्ट लगा लेना, आपके प्रतिस्थापन या फिर सामीप्य सिद्धांत आ जाएगा नाम। सामीप्य को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टिग्यूटी थ्योरी बोलते हैं। गुथरी ने अपने सामीप्य सिद्धांत में बताया कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच साहचर्य पुनर्बलन के आधार पर स्थापित नहीं होता, बल्कि इन दोनों के बीच सामीप्यता के कारण होता है। सामीप्यता को एक तरह से क्लोजनेस भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि क्लोजनेस एग्जैक्ट ना आंसर नहीं होता है। सामीप्यता का मतलब होता है कितने पास है, कितना जुड़ाव है उनके अंदर। तो ये बताता है कि एसोसिएशन किसके ऊपर निर्भर करता है, कॉन्जुगेटी के ऊपर निर्भर करता है। पुनर्बलन का प्रतिवाद कर दिया था इन्होंने, पुनर्बलन को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि उद्दीपक तथा अनुक्रियाओं के द्वारा जो विशेष गामक प्रभाव उत्पन्न होते हैं वह मूवमेंट होता है, बिहेवियर नहीं होता है। इनके अनुसार उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रियाएं करते हैं वे कोई बिहेव नहीं होता है, व्यवहार नहीं होता, मानव का व्यवहार नहीं होता, वो तो मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब होता है कि वे केवल गामक प्रभाव ही उत्पन्न करते हैं, अर्थात वो फिजिकल एक्टिविटी है, वो लर्निंग नहीं है। अमेरिका के अधिगम के इस सिद्धांत को दंड एवं पुरस्कार अधिक प्रभावी भूमिका नहीं निभाते। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण लगा देना। ये जो प्रतिस्थापन का सिद्धांत है ये कहता है कि दंड और पुरस्कार अधिगम में कोई भी प्रभावी भूमिका नहीं निभाते। उनके अनुसार अधिगम केवल एक प्रयास से ही स्थापित हो जाता है। वेरी वेरी मोस्ट। ऐसा निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो कहता है कि अधिगम एक प्रयास में ही स्थापित हो जाता है? तो वो है गुथरी का सिद्धांत। गुथरी कहता है कि अधिगम उद्दीपक के जैसे ही आप उद्दीपक को समक्ष लाओगे प्राणी के तो वह अधिगम कर लेगा।
हालांकि प्रत्येक उद्दीपक का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, अतः एक सामान्य अनुक्रिया उत्पन्न करने हेतु अधिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। तो उद्दीपक के सामान्यकरण के लिए ट्रायल जरूरी होते हैं। प्रयास का मतलब हो गया ट्रायल, ट्रायल और एरर होते हैं। ट्रायल और एरर क्या होते हैं? अनुबंधन के मजबूत बनाते हैं। इसके अनुसार एक तरह से कि भाई इसके अनुसार ये कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए अधिक प्रयासों की जरूरत होती है, बाकी अधिगम तो फर्स्ट टाइम में ही हो जाता है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत में पश्चगामिता या अनुगामी नामक एक विशेषता होती है, जिसके तहत प्राणी हमेशा वही व्यवहार प्रदर्शित करता है जो उसने अपने अंतिम समय में किसी उद्दीपक के प्रति सीखा था। इसको मोस्ट जरूर लगा लेना। ये देखो पश्चगामिता क्या होती है, ये एक स्पेशलिटी होती है। आदमी जब भी कोई काम कर रहा है तो जो आखिरी के अंदर जो प्रयास उसने किया था वही उसकी लर्निंग होती है। तो आप भी याद रखना, कभी भी किसी भी बच्चे को सिखा रहे हैं तो लास्ट में उसको फुल्ली सिखा के छोड़ना है, या फिर वहाँ पे छोड़ना है जहाँ पे गलती ना हो। अन्यथा वो जो लास्ट टाइम में जो लर्निंग हुई थी, लास्ट जो प्रयास जो उसका हुआ था, वही उसकी लर्निंग होगी, गेटिंग होगी, गेनिंग होगी। गुथरी के अनुसार प्राणी इसलिए नहीं भूलता है कि समय अधिक हो गया। अपन कहते हैं कि ज़्यादा समय हो जाता तो भूल जाता है, जैसे स्किनर ने भी कहा और आपके थॉर्नडाइक ने भी कहा, पावलोव ने भी कहा, सभी ने यही कहा कि अधिक समय बाद में प्राणी के अनुबंधन कमजोर होता है और वो भूल जाता है। ये बताता है कि अधिगम इसलिए नहीं भूलता प्राणी कि भाई समय अधिक हो गया, बल्कि किसी अन्य उद्दीपक के साथ अनुक्रिया संबंध स्थापित हो जाने के कारण से ऐसा होता है। वह इसलिए भूलता है कि वो जो उद्दीपक था वो किसी दूसरी अनुक्रिया के साथ संबंधित हो गया। मुझे लगता है आपकी समझ में हो गया। गुथरी के अनुसार पिछली अनुक्रियाओं को बदला जा सकता है। इसके लिए उद्दीपकों को नई अनुक्रियाओं के साथ जोड़ना आवश्यक होगा। अगर आप पिछली अनुक्रियाओं को बदलना चाहते हैं तो उद्दीपकों को नई अनुक्रियाओं से जोड़ना होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पावलोव का सिद्धांत है। पावलोव के सिद्धांत के अंदर जो घंटी थी, घंटी भोजन से संबंधित थी। अब ये जो मांस का चूर्ण था घंटी बजाने के जस्ट बाद में प्राप्त होता था। अगर इसी भोजन को आप प्रकाश की लाइट के माध्यम से पेश करने लग जाओ तो घंटी निष्प्रभावी हो जाएगी। मुझे लगता है आपकी क्लियर हो गया होगा कि उद्दीपक नई क्रियाओं के साथ जोड़ देंगे तो पिछली अनुक्रियाएं बदल जाएंगी। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा की अधिगम्य भूमिका उत्तेजन और गतिविधि को बनाए रखने के लिए होती है, जिससे कि अनुक्रिया उत्पन्न की जा सके। रेस्पॉन्स तब आएगा जब मोटिवेशन होगा। तो अभिप्रेरणा की बहुत अच्छी भूमिका होती है अधिगम में। गुथरी ने अपने सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए 1946 में बिल्लियों पर एक पजल बॉक्स का प्रयोग किया था। इस प्रयोग में उसने बताया था कि बिल्लियों ने पजल बॉक्स से बाहर निकलने के लिए ठीक वही अनुक्रिया प्रदर्शित की जो अंतिम बार दी गई थी। ये कहता है कि जो अंतिम प्रयास होता है लगभग वही प्रयास प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा? प्राणी के द्वारा। तो बिल्लियां थी, उसको पजल बॉक्स में इसने छोड़ दिया था और उनको एक पजल बॉक्स का थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक पजल बॉक्स इस तरह का था कि बिल्ली को इस पजल बॉक्स के अंदर से स्पेशल रास्तों के चुनते हुए बाहर निकलना था। तो एक दो बार उसको स्पेशल रास्तों से होता हुआ बाहर निकाल दिया गया। तो जब उसको एक दो बार निकालने के बाद में फिर बंद कर दिया गया तो वह लगभग उसी तरह से चली जिस तरह से लास्ट टाइम में उसको चलाया गया था। तो गुथरी ने ये कंक्लूजन दिया कि लास्ट जो ट्रायल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए इसका शैक्षिक महत्व क्या था गुथरी का। गुथरी के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व था, यह सिद्धांत अधिगम में प्राणी के सक्रिय व्यवहार के ऊपर बल देता है। पहला जो महत्वपूर्ण महत्व है। दूसरा महत्व है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी विशेष अनुबंधन प्राप्त करने के लिए निर्देश आवश्यक होते हैं। अर्थात ये डायरेक्शंस की क्या करता है? सपोर्ट करता है कि डायरेक्शंस देने चाहिए। स्पेशल अगर आपको बॉन्डिंग करवानी है तो निर्देश देने चाहिए प्राणी को या बालक को। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम में एक सामान्यकृत प्रक्रिया उत्पन्न करनी होती, थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे। यदि आप अधिगम को जनरलाइज करवाना चाहते हैं तो आपको ट्रायल करने पड़ेंगे। मुझे लगता है आपके क्लियर हो गया होगा। और लास्ट एक और है इसका महत्व,
इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम प्रक्रिया में अंतिम अनुक्रिया सही होनी चाहिए, क्योंकि यही उद्दीपक के साथ अनुबंधित होने वाली है। ये दोबारा से रिपीट हो गई है, आपको समझ में आ गया होगा कि अंतिम अनुक्रिया सही होनी चाहिए, क्योंकि यही उद्दीपक के साथ अनुबंधित अर्थात बाद में जाके उसी तरह का क्या करेगा, व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो लास्ट बिल्कुल फिनिशिंग सही होनी चाहिए हमेशा। तो ये आज के 2 सिद्धांत थे, बिल्कुल सिंपल से थे, सिंपल लैंग्वेज लिखी है मैंने, हार्ड नहीं लिखी है। यहाँ से कम प्रश्न पूछते हैं लेकिन पूछ लेते हैं, 1 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है सिलेक्शन करवाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जो स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को मैं बधाई देना चाहूँगा जो हमारे लिए काम कर रहे हैं और चैनल को एक्सप्लोर करने में सहायता कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और KSG के साथ बने रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव।